नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। नीट 2024 का एग्ज़ाम हो गया, रिज़ल्ट आ गया, स्कैम भी हो गया, पेपर लीक हुआ, पेपर लीक नहीं हुआ। बहुत से ऐसे बच्चों ने नंबर पाए जिनको नहीं मिलना चाहिए था, बहुत से ऐसे बच्चों को जिनको नंबर मिलना चाहिए था उन्होंने नंबर नहीं पाए। ओवरऑल एक और एग्ज़ाम हो गया। 24-25 लाख बच्चे जो बैठे हैं उसमें से फिर से कुछ हज़ार बच्चे अपनी सीट पाएंगे कॉलेज में। बाकियों का क्या होगा? जिनको सीट नहीं मिलेगी उनका क्या होगा? और जिनको सीट मिलेगी उनका क्या होगा? हम सब कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट सवालों को हमेशा नज़रअंदाज कर देते हैं। इस वीडियो के ज़रिए मैं कुछ चुनिंदा पेरेंट्स से और कुछ ऐसे बच्चों से बात करना चाहता हूँ जो अपनी आंखें रियलिटी से दूर नहीं करना चाहते। इस रिज़ल्ट के बाद मेरे पास 2 बच्चे आए। दोनों ने नीट का एग्ज़ाम दिया था, दोनों ने क्वालिफाई नहीं किया। एक तो बड़ी मेहनत करके एग्ज़ाम देकर आया था और वो बेचारा निराश और परेशान था, उसने क्वालिफाई नहीं किया, बहुत दुखी था। और दूसरे ने ऐसे ही कैजुअली एग्ज़ाम दिया था, वो बिल्कुल दुखी नहीं था, बिल्कुल परेशान नहीं था, वो खुश था। लेकिन दोनों बच्चों ने एक ही सवाल पूछा मुझसे, व्हाट इज़ द यूज़, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ ऑल दिस। मैंने पूछा पर्पज़ ऑफ ऑल दिस मतलब तुम्हारे एग्ज़ाम का पर्पज़? तो दोनों बच्चों ने मुझसे कहा कि नहीं सर, ये लाइफ का पर्पज़ क्या है, बस एग्ज़ाम देना। उनके साथ मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात शेयर की और बहुत इम्पॉर्टेंट बात भी है। आज से तकरीबन 10-12 साल पहले मेरी जान पहचान में एक भाई साहब थे, बहुत अच्छे फादर थे। उनकी फैमिली में 4 बच्चे थे, ये सच्ची घटना है ये। और चारों बच्चों ने कंपटीशन का एग्ज़ाम क्लियर किया और चारों प्रोफेशनल हो गए। लेकिन जो उनका सबसे छोटा बच्चा था उसने सबसे अच्छे नंबर पाए थे। जब कंपटीशन क्लियर किया था उसको आईआईटी की डिग्री मिल गई। लेकिन डिग्री मिलने से पहले लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में वो बहुत परेशान हो गया था। वो इतना परेशान हो गया था कि उसने अपने पेरेंट्स को फ़ोन किया और बोला कि मैं एग्ज़ाम नहीं देना चाहता। उसके पापा ने उसको समझाया, वो नहीं माना। वो बोलता है आपने अगर मुझे मजबूर किया तो मैं सुसाइड कर लूँगा। उसके पापा डर गए, उन्होंने मुझे फ़ोन किया। बहुत साल पहले की बात है ये। मैंने उससे बात किया और मुझे क्लियर था कि वो बच्चा सीवियर एंग्जाइटी में था, एग्जामिनेशन की एंग्जाइटी में। मैंने उसके फादर को रिक्वेस्ट किया, समझाने की कोशिश की कि अगर इस साल बच्चा एग्ज़ाम नहीं देता है तो अगले साल दे लेगा। उन्होंने कहा नहीं, एग्ज़ाम तो उसे इसी साल देना होगा। और फिर वो मेरे पास आए, मुझे लेकर उस बच्चे के पास गए, उसके कॉलेज में। वो हॉस्टल में रहता था और हम लोग होटल में थे। जब तक उसका एग्ज़ाम चला है तब तक हम लोग उसके साथ रहे हैं। उसने एग्ज़ाम दिया, किसी तरह से पास हो गया। उसको अपने नंबर बहुत पसंद नहीं आए थे, बहुत अच्छे नंबर थे भी नहीं। उसके बाद उसके एंग्जाइटी के लिए एक डॉक्टर को दिखाया गया, साइकेट्रिस्ट को दिखाया गया। साइकेट्रिस्ट ने दवाइयाँ चालू की। वो दवाई चली होगी तकरीबन 3-4 साल तक। अब वो बच्चा बड़ा हो गया है, अच्छी खासी नौकरी कर ली, ढेर सारा पैसा कमा लिया। अब उसका भी एक बेटा हो गया है। उसका मुझे फ़ोन आया था कुछ दिन पहले, अभी जस्ट कुछ दिन पहले, इसी नीट के रिज़ल्ट के आसपास। उसने मुझसे पूछा कि आखिर सर कोई ऐसा तरीका बताइए कि बच्चों को इस तरह के टॉर्चर से गुजरना ना पड़े। मैंने पूछा कौन सा टॉर्चर? उसने कहा एग्ज़ाम का टॉर्चर। मैं खुश हो गया उसको देखकर। मुझे उस बच्चे में उसके पापा की झलक नहीं दिखाई दी। ऐसा बहुत रेयर होता है दोस्तों। हम में से ज़्यादातर लोग कुछ भी करें बट अपने पेरेंट्स की रिफ्लेक्शंस बन जाते हैं। जब हम पेरेंट्स बनते हैं तो वो बच्चा नहीं बना। वो मुझसे बोलता है कि मैं एक अच्छा फ़ादर बनना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा मेरी तरह ही एंग्जाइटी से परेशान हो। फिर मैंने उसको पूछा आखिर तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें किस वजह से एंग्जाइटी है? बहुत देर तक कुछ सोचता रहा, काफ़ी देर सोचता रहा। फिर उसने कहा एग्ज़ाम्स। मैं फिर खुश हो गया। फिर मैंने उसको एक किताब पढ़ने के लिए कहा। मैं आपको भी रिक्वेस्ट करूँगा, आप भी ये किताब पढ़िए। ये कृष्णमूर्ति की बुक है, द स्कूल विदाउट फियर, डायलॉग्स विथ टीचर्स एंड पेरेंट्स, जे कृष्णमूर्ति। इसमें कृष्णमूर्ति ने आरबीएस स्कूल में, राजघाट बेसेंट स्कूल में 1954 से लेकर के 55 तक, एक साल तक नहीं, 1954 दिसंबर से लेकर के फरवरी 1955 तक आरबीएस के कैंपस में रहे। वहाँ के टीचर्स और पेरेंट्स से
ढेर सारी बातें की, लेकिन जो उस बच्चे ने मुझसे कहा उसके ऊपर एक डेडिकेटेड चैप्टर है। ये पूरा चैप्टर तो मैं आपके साथ नहीं पढ़ूंगा, लेकिन इसका टाइटल, इस चैप्टर का टाइटल मैं चाहूँगा कि आप सुने, और इसमें से 2-3 सेंटेंसेस आपको याद होनी चाहिए। इस चैप्टर का नाम है इम्पार्टिंग नॉलेज विदाउट कॉम्पिटिशन। इम्पार्टिंग नॉलेज विदाउट कॉम्पिटिशन। इसमें कृष्णमूर्ति एक टीचर से बात करते हैं, इनफैक्ट ग्रुप ऑफ टीचर से बात करते हैं, और वो टीचर्स कृष्णमूर्ति से बोल रहे हैं कि हम कैसे बच्चों को अच्छे से अच्छा पढ़ाएं ताकि उनको ढेर सारे नंबर आएँ। और कृष्णमूर्ति बोलते हैं ठीक है, तुम उनको नंबर दिलाओ, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ है। और फिर बोलते हैं, टीचर्स से बोलते हैं, क्योंकि इस गैदरिंग में, इस मीटिंग में केवल टीचर्स थे। कृष्णमूर्ति टीचर से बोलते हैं, फर्स्ट पुट द क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू इम्पार्ट नॉलेज विदाउट कॉम्पिटिशन एंड हाउ आर वी टू डू इट। क्योंकि जब वो बात कर रहे थे टीचर से, तो टीचर्स ऑलरेडी इस चीज़ पर फिक्स थे कि जो सिस्टम है पढ़ाई का, अभी तो कंपटीशन चल ही रहा है और चलता रहेगा, कब तक चलेगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं अगर हम अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो वो बिना कंपटीशन के होना चाहिए। इस चैप्टर का नाम ही है इम्पार्टिंग नॉलेज विदाउट कंपटीशन। और फिर इसके आंसर्स में टीचर्स बोलते हैं ऐसे कैसे पॉसिबल है कि कंपटीशन के बिना एक बच्चा अच्छे नंबर पा जाए। तो कृष्णमूर्ति उनकी एक नहीं सुनते हैं, बोलते हैं इस क्वेश्चन को लो और अपने दिमाग में रखो और फिर मुझसे बात करो। मुश्किल है। अभी मैंने बच्चों के साथ में कल ही एक वीडियो बनाया है। उस सीरीज़ में थिंक अगेन में हम लोग पढ़ रहे थे कैसे हम अपने माइंड का प्रेजुडिस ख़त्म कर सकें, कैसे हम अपने अंदर में बैठे हुए स्टीरियोटाइप्स को हिला सकें, ठीक कर सकें। ये 2 शब्द बड़े यूनिक हैं, प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप। दोस्तों, अगर आप सीरियस हैं मेरी इस वीडियो को सुनने में और समझने में, तो मैं चाहूँगा इन दोनों शब्दों को आप अपनी नोटबुक में लिखें और उसका मतलब खोजें, और उसको कम से कम 1 दिन के लिए सोचें कि आपके अंदर में कौन कौन से प्रेजुडिसेस हैं, किन किन चीज़ों को लेकर के आप स्टीरियोटाइप्ड हैं। तो यहाँ पर जो टीचर्स बच्चों के बारे में सोच रहे थे और जो पेरेंट्स अपने बच्चों को एग्ज़ाम्स के लिए भेजते हैं, मेरे भी फादर उसमें थे, मैं इस तरह का पेरेंट नहीं हूँ, वो सब के सब प्रेजुडिस्ड हैं। प्रेजुडिस का मतलब होता है एक ऐसी धारणा, एक ऐसी मान्यता जो आप मानते हैं इर्रिस्पेक्टिव कि वो सही है कि गलत। और आमतौर पे हम इसलिए मानते हैं क्योंकि सबके सब मानते हैं, जो चीज़ हर कोई मानता है वो सच ही होगी, हमारा मन कहता है, इसलिए हम भी फॉलो करते हैं। तो यहाँ जो टीचर्स कृष्णमूर्ति के साथ बैठे हुए थे, वो कहते हैं, बार बार कृष्णमूर्ति उनको बोल रहे हैं कि क्या एक बच्चे को हम नॉलेज इम्पार्ट कर सकते हैं बिना कंपटीशन के। और टीचर्स कहते हैं कंपटीशन से ही तो अच्छे नंबर आते हैं। टीचर्स का जोर ये था कि एक बच्चा अगर डल है और उसको आप compete करने के लिए नहीं बोलेंगे तो आगे कैसे बढ़ेगा। बट कृष्णमूर्ति एकदम अंगद के पैर की तरह बैठे हुए हैं। आप पढ़िएगा, ये बुक बहुत बढ़िया बुक है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, आई वॉन्ट टू हेल्प दीज 3 स्टूडेंट्स टू हैव नॉलेज एंड इज़ नॉट कंपैरिजन गोइंग टू मेक देम एंक्शियस। I want to help these 3 students to have knowledge and is not comparison going to make them anxious। कि ये 3 बच्चे हैं मेरे सामने, तीनों में से कोई तेज़ है, कोई कमज़ोर है, और मैं इन तीनों को नॉलेज देना चाहता हूँ। और क्या अगर मैं इन्हें कंपेयर करूँगा तो ये बच्चे एंक्शियस नहीं होंगे। वो बच्चा जो अपनी इंजीनियरिंग की IIT के एग्ज़ाम को छोड़ करके अपने घर जाना चाहता था, उसे एंग्जाइटी हो गई। उस एंग्जाइटी के लिए उसने 3 साल दवाई खाई। उस दवाई का असर क्या हुआ होगा वो तो अलग ही कहानी है। एंग्जाइटी और कंपैरिजन हमारे दिमाग को क्या करता है, ये भी अपने आप में बहुत ख़तरनाक है। आज ये जो 24 लाख बच्चे एग्ज़ाम में बैठे हैं, उनका एग्ज़ाम क्रैक हुआ या नहीं हुआ, उनके रिज़ल्ट सही आए या उसमें स्कैम हुआ, इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं तो उस पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूँ जिसमें एक बच्चे को कम्पीट कराया जाता है और हम उम्मीद करते हैं कि उस बच्चे की इंटेलिजेंस डेवलप हो रही है। बात करते करते कृष्णमूर्ति से टीचर्स बोलते हैं, आप क्या बात कर रहे हैं, क्या चीज़ है जो आप बच्चों को बताना चाहते हैं, क्योंकि आपके हिसाब से अगर बच्चों को पढ़ाया तो बच्चे फेल हो जाएंगे। तो कृष्णमूर्ति कहते हैं, आई डोंट वॉन्ट टू हर्ट एनी ऑफ देम टू फील सुपीरियर और इन्फीरियर। आई लव देम, आई वॉन्ट देम टू हैव नॉलेज
द लवलीनेस ऑफ लाइफ, हाउ एम आई टू डू इट। ऐसा लगता है जैसे कि हम सब जब सोचते हैं तो एक छोटे से चश्मे के थ्रू देखते हैं, और एक बच्चे को बच्चे की तरह नहीं देखते हैं, एक बच्चे को एक मशीन की तरह देखते हैं। जैसे एक एसी होता है तो उसका काम है हवा देना, तो एक बच्चे का काम है एक कंपटीशन क्रैक करना, उसका काम है एक नौकरी पाना। लेकिन सच पूछिए तो एक जीता जागता इंसान है, एक फूल की तरह है। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं, अगर मैं किसी बच्चे का टीचर हूँ तो मैं किसी भी बच्चे को सुपीरियर या इन्फीरियर नहीं फील कराना चाहता। मैं उन सब को प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ उन सब के पास नॉलेज हो। और ये टीचर ने पूछा था कौन सा नॉलेज, तो बोलते हैं लवलीनेस ऑफ लाइफ। यही बात है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ दोस्तों, कि जब भी हमारे बच्चे किसी भी तरह की पढ़ाई करते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल पढ़ाई करें या वो अपना पैशन फॉलो करें, जो कि बहुत रेयर होता है, तो उसमें उनको लवलीनेस ऑफ लाइफ मिल सके। आगे कहते हैं, टू हेल्प दोज बॉयज़ विदाउट हर्टिंग एनी ऑफ देम, दैट इज़ द चीफ कंसर्न, नॉट थियोरेटिकली। कि उन बच्चों को बिना हर्ट किए पढ़ा पाना, सिखा पाना, हर एक बच्चे को ऐसे देखना कि वो अकेला बच्चा है। आमतौर पे एक स्कूल में, एक क्लास में या एक देश में ये माना जाता है कि जब 25 लाख बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं और उसमें से कुछ हज़ार बच्चे क्रैक करेंगे एग्ज़ाम्स, तो वही क्रीम है, बाकी सब कचरा है। लेकिन जब एक देश या एक परिवार या एक स्कूल ये मान के चलेगा कि मेरे पास यही एक बच्चा है, मैं कहता हूँ स्कूल को छोड़िए, देश को छोड़िए, आप एज अ पेरेंट या आप एज अ स्टूडेंट अपने आप को देखिए, मैं तो अपना अकेला ही हूँ, आपका बच्चा तो आपका ही है। मेरे पास इस समय लखीमपुर में 4 बच्चे हैं, गरिमा, वैभव, श्रीश और देवांश। इन चारों में से किसको मैं कह सकता हूँ कि तुम फर्स्ट आ जाओ और किसको मैं कह सकता हूँ तुम फेल हो जाओ। लेकिन देश यही करता है, कंपटीशन यही करता है, वो कुछ को सेलेक्ट कर लेगा, बाकी को उठा के फेंक देगा, वो तुम्हारी किस्मत है। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ, जिनको सेलेक्ट करता है एग्ज़ाम्स देने के बाद, उनकी भी किस्मत ये देश डिसाइड नहीं कर पाता, एक प्रोफेशन डिसाइड नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वो मैकेनिकल नॉलेज तो ले लेता है, लेकिन उस बेचारे के पास लवलीनेस ऑफ लाइफ नहीं होती। उसने अपने आप को इतना रगड़ना सीख लिया है कि वो भूल ही गया है कि जीना क्या होता है, ज़िंदगी का उद्देश्य क्या होता है। लास्ट में एक बहुत ज़ोर का झटका देते हैं टीचर्स को। कृष्णमूर्ति फाउंडेशन के जो स्कूल्स हैं, मेरे हिसाब से दे आर वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन द वर्ल्ड। और वो इसीलिए क्योंकि कृष्णमूर्ति ने अपनी आत्मा हर एक स्कूल में डाल रखी है। और उनकी आत्मा क्या है? ईच टीचर हु इज़ हेल्पिंग द बॉय, इफ़ ही इज़ अ ट्रू टीचर, हैज़ टू बी अवेयर ऑफ हिज कैपेबिलिटीज़ एंड कीप द रिकॉर्ड। कि हर एक टीचर जो एक बच्चे को हेल्प करना चाहता है, अगर वो सच्चा टीचर है तो उसे इस बच्चे की कैपेबिलिटीज़ पता होनी चाहिए, एंड कीप द रिकॉर्ड, और उसका एक रिकॉर्ड रखना चाहिए। द टीचर हैज़ टू बी मोर अलर्ट एंड हिज जॉब इज़ मच मोर डिफ़िकल्ट दैन बिफोर। और ऐसे टीचर को नॉर्मल से ज़्यादा अलर्ट होना पड़ेगा और उसका काम पहले से ज़्यादा हो जाएगा। एंड दैट इज़ परहैप्स व्हाट यू आर ऑब्जेक्टिंग टू अनकॉन्शियसली। और शायद इसी को कृष्णमूर्ति बोलते हैं, आप सारे के सारे टीचर्स ऑब्जेक्ट कर रहे हैं अनकॉन्शियसली। स्कूल शब्द का मतलब होता है अ प्लेस ऑफ लीजर, एक ऐसी जगह जहाँ पर एक बच्चा एंजॉय करता है लेकिन साथ ही साथ सीखता भी है। लेकिन इसमें स्पेशल बात यह है कि अगर एक बच्चा एंजॉय नहीं कर रहा है तो सीख नहीं रहा है। मेरे बच्चों का, शिरीष का और देवांश, मेरे दोनों बच्चों का इस साल 10th का एग्ज़ाम है। ऑलरेडी उन लोगों के ऊपर बोर्ड के एग्ज़ाम का प्रेशर आना शुरू हो गया है। मैं देखता हूँ आए दिन शिरीष ढेर सारे क्वेश्चंस लेकर के बैठ जाता है, उनको बार बार समझने की और रटने की कोशिश करता है। इसी तरह से एग्ज़ाम्स की तैयारी होती है। शाम को हम लोग यहाँ बैठते हैं और एक ऐसी पढ़ाई करते हैं जिसमें कोई इम्तिहान नहीं है, उसमें हम लोग ज़िंदगी को समझने की कोशिश करते हैं। चाहे कोई स्पिरिचुअल सीरीज़ बने या कोई डिसीजन मेकिंग की सीरीज़ या पेरेंटिंग की सीरीज़, उसमें सारे बच्चे बैठते हैं और वो इसलिए बैठते हैं क्योंकि वो कुछ सीखना चाहते हैं। मेरे हिसाब से कुछ बहुत बड़ा बदलाव आना चाहिए।
जो सीरीज़ मैंने बनाई है हिडन टैलेंट, उसमें लास्ट के पोर्शन में हमने फ़िनलैंड की एजुकेशन सिस्टम की बात की है। मेरी आंखों में आंसू आ गए उसको पढ़ करके। मुझे लगा कि काश अगर मैं इंडिया का एजुकेशन मिनिस्टर होता या प्राइम मिनिस्टर होता तो उस चीज़ को लागू करता यहाँ पे। वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम है, इसलिए वो हर एक बच्चे को एसेट की तरह देखते हैं। हर एक बच्चे को, वहाँ कोई बच्चा फेल नहीं होता। प्रिंसिपल खुद जा कर के बच्चों को पढ़ाते हैं। छोटा सा देश, बहुत ज़रा सी पॉपुलेशन, लेकिन ये मामला पॉपुलेशन का नहीं है। आपका अपना घर वो तो आप ही का देश है और आपका बच्चा वो तो आप ही का है। जो सबसे ख़ास बात लगी मुझे इस चैप्टर में, वो सेंटेंस ने मेरी आंखें पकड़ ली। टीचर बोल रहा है कंपैरिजन हेल्प्स टू ब्रिंग द बेस्ट इन द चाइल्ड। कंपैरिजन से एक बच्चे के अंदर में जो बेस्ट है वो बाहर निकल के आता है। और कृष्णमूर्ति बोलते हैं कंपैरिजन किल्स द इंटेलिजेंस। एक बच्चे को जब किसी और से compete करना होता है तो उसका इंटेलिजेंस मर जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। हमारे और आपके बच्चे compete करना तो सीख लेते हैं, लेकिन बेचारे सोचना भूल जाते हैं, अपने लिए सोचना भूल जाते हैं। यहाँ पर मैं ये भी नहीं बात कर रहा हूँ कि उनको ध्यान, धारणा और समाधि समझना है। रोज़मर्रा की लाइफ में अपने इमोशंस को, अपने परिवार को, अपने आप को संभालना, ये भी बच्चे सीख नहीं पाते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चों का भविष्य इम्पॉर्टेंट है तो आप किसी और के हाथ में उसे नहीं दे सकते। एग्ज़ाम दिलाइए, लेकिन कृष्ण की तरह अपने बच्चे को फील करा दीजिए कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे कि तुम पास हो कि फेल हो। तुम पढ़ाई इसलिए कर रहे हो बिकॉज तुम कुछ सीखना चाहते हो। प्रोफेशन तो बच्चे सीख ही लेंगे। अगर इतना सिक्योर पेरेंट है तो एक बच्चा प्रोफेशन सीख ही लेगा, लेकिन साथ ही साथ वो इस दुनिया में नई ताजगी लेकर आएगा, वो नए नए सॉल्यूशंस लेकर आएगा। अगर आप इस तरह की पेरेंटिंग चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, तो हम लोगों ने आपके लिए एक स्पेशल पेरेंटिंग का कोर्स बनाया है SPPT के नाम से। उसे ट्राई आउट करिएगा। और मुझे लगता है हर एक इंसान को अंदर से कोर में स्पिरिचुअल इंसान होना चाहिए। उसके लिए ज़रूर का बेसिक एडवांस कोर्स में आपका स्वागत है। आज इतना ही दोस्तों।